राजनीति में आने के लिए सबसे जरूरी क्या है और चुनाव लड़ने के लिए जरूरी क्या है? दरअसल सबसे जरूरी जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उन पर बहुत चर्चा होती है। और जब नेता भाषण दे रहे होते हैं, नेताओं से जब बयान सुने जाते हैं, तो उन बयानों में साधारण कार्यकर्ता की बात करते हैं। लेकिन कौन से ऐसे नेता हैं जो साधारण कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं? दरअसल नेता देखते हैं एक बड़ी सी कार हो, भले ही आप बेकार हो, लेकिन आपके पास एक बड़ी सी कार हो, एक बड़ा सा बंगला हो, आप नेता पर खर्चा करने की ताकत रखते हो, तो आपका नंबर तुरंत राजनीति में ले लिया जाएगा और आपको एक जगह स्थापित कर लिया जाएगा कि आप उस साधारण कार्यकर्ता की तरह हो जाएंगे जो नेता लोगों को भाषण में या बयानों में बताता है। हालांकि आप साधारण नहीं है, क्योंकि आपके पास बड़ी कार है, आपके पास बड़ा बंगला है और आप नेता पर खर्च करने की ताकत रखते हैं, इसलिए आपको नेता बनाने की लाइन में पीछे से निकालकर आगे खड़ा कर दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से दर्शनों के लिए एक वीआईपी व्यवस्था होती है, उसमें आप पैसा देते हैं, तुरंत वीआईपी बनकर किसी भी बड़े से बड़े मंदिर में आप दर्शन करने आगे चले जाते हैं, तुरंत दर्शन हो जाते हैं। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही कहना है। और अन्य चीजें जो जरूरी है वह राजनीति में है जाति। अगर आपकी जाति ताकतवर है, आप उस जाति से आते हैं जिस जाति का वोट बैंक बड़ा है, तो भी आपको मौका मिल सकता है, अगर उस जाति के लोग आपके पीछे खड़े हों तो। यह बातें निकल कर आई हैं राजनीतिक लोगों के बयानों से। जी हां, इस पर बात करेंगे। मैं हूं योगेश के शर्मा। आप इस पर बात करेंगे कि राजनीति में आखिरकार यह बात बार बार क्यों होती है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, उनके नाम का एक प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम में बड़े बड़े नेता थे, पुराने नेता थे, नए नेता थे, और वहां से भाषण हुआ। लेकिन भाषण सबसे जो बेहतरीन रहा और सबसे जरूरी जो बातें थी, वह जिस भाषण में आई, वह था सांसद हरीश मीणा का भाषण। हरीश मीणा ने अपने भाषण में एक लाइन में एक बात कही कि आज जाति इतनी जरूरी हो गई है कि अगर आज शिवचरण माथुर होते तो वे सरपंच भी नहीं बन पाते। और यह बात आज के दौर में एकदम सच है कि अगर आप किसी बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो आप एमएलए एमपी बनने की बात तो छोड़िए, आप सरपंच भी नहीं बन सकते। यह सच्चाई है। और इसी के साथ सच्चाई यह भी है कि अगर आप किसी नेता की नजर में नहीं है, बड़ी जाति होना जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि उस बड़ी जाति के साथ आपके पास उस जाति की फैन फॉलोइंग भी हो और लोगों को यह पता हो कि इस जाति में इस व्यक्ति का प्रभाव है, तभी आप चुनाव लड़ पाते हैं। और शिवचरण माथुर की बात करें तो शिवचरण माथुर कायस्थ समाज से आते थे। कायस्थ समाज यानी कि राजस्थान में इन मीन 3.5 या गिने चुने लोग कायस्थ समाज के रहते हैं। उस कायस्थ समाज से अगर शिवचरण माथुर आते थे, वे राजस्थान से कई बार विधायक ही नहीं बने, सांसद ही नहीं बने, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंचे। और उस दौर में सिर्फ शिवचरण माथुर ऐसे नहीं थे जो बिना जाति के सहारे से राजनीति के अंदर इतने बड़े सितारे बनकर उभरे। उस दौर में जाट और राजपूत बाहुल्य सीट तारानगर से चंदनमल वैद्य वैश्य समाज के जीतकर कई बार आते थे। उस जमाने में जहाजपुर में मीणा और गुजर बाहुल्य सीट से रतनलाल तांबी कई बार जीतकर आए। इस तरह के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब जातियों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होकर व्यक्तिगत महत्व होता था, और व्यक्ति को अगर लोग अच्छा मानते थे तो बिना किसी जाति भेदभाव, किसी वर्ग के भेदभाव के वोट देकर एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर या जिसे वे पसंद करते हैं उसे चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजते थे, उसे अपना नेता बना लेते थे। लेकिन धीरे 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 जातिवाद का इतना ज्यादा असर हो गया है कि अगर आप बड़ी जाति से नहीं है, जाति बाहुल्य आपका नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आप मंत्री या विधायक बन सकते हैं। और बात जो कही हरीश मीणा ने कि शिवचरण माथुर आज सरपंच भी नहीं बन पाते, वह सच है। लेकिन बात यह भी सच है कि खुद हरीश मीणा या अन्य नेता भी कह सकते हैं कि जाति होने के अलावा आप मौसम वैज्ञानिक यानी कि राजनीति में हवा किधर की चल रही है यह पहचान रखने वाले भी हों, तो फिर आप राजनीति में बेहतर तरीके से स्थापित
हो सकते हैं। और फिर अगर जाति की बात आती है तो हर नेता जो कहता है कि मैं 36 कौम का नेता हूं, वह सबसे पहले सीट वह चुनता है जहां उसकी जाति हो और साथ में उसे लगता हो कि यह वोट मेरे साथ आ जाएगा, जो पार्टी का परंपरागत वोट है, और मैं यहां से जीत जाऊंगा, तो वह उस सीट को चुनता है, तभी जीतता है। फिर चाहे खुद हरीश मीणा हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, या वसुंधरा राजे हो, या गजेंद्र सिंह शेखावत, आप किसी भी नेता का नाम ले दीजिए, वह नेता 36 कौम की बात करेंगे, लेकिन जब चुनाव लड़ना होगा तो अपनी जाति की बाहुल्यता वाली सीट को ढूंढेंगे। और शिवचरण माथुर ही सरपंच नहीं, खुद हरीश मीणा की बात करें, मैंने कहा कि हवाओं का रुख समझने वाला भी चाहिए। अगर हरीश मीणा की खुद की बात करें तो आपको याद होगा, मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने हरीश मीणा को डीजी बनाया था, याद होगा आपको। और जब हरीश मीणा को डीजी कांग्रेस की सरकार में बनाया गया, तो जैसे ही नौकरी छोड़कर चुनाव की तरफ उन्होंने रुख किया, तो सबसे पहले कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन पकड़ा, और भाजपा का दामन पकड़कर सांसद बन गए। तो हवाओं का रुख समझने वाली बात यह है कि हरीश मीणा खुद किस तरह से कांग्रेस के राज में नौकरी करते हुए, दरअसल उन्होंने नौकरी की बात करी कि आजकल थानेदार सीधा डीजी से मिलता है, मुख्यमंत्री से मिल लेता है। हमारे समय में जब शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हमें मिलने की जरूरत नहीं होती थी, और हमारा काम सेक्रेटरी ही कर दिया करते थे, जो भी बात होती थी। यह सच्चाई भी है, लेकिन बात राजनीतिक हो रही थी, जाति की हो रही थी। तो हरीश मीणा खुद भी हवाओं का रुख जानने के साथ में जातिगत बाहुल्य एरिया ढूंढकर सबसे पहले सांसद बने। उसके बाद उन्होंने देखा कि हवा बदल रही है, अब मेरा वहां कुछ नहीं बचेगा, तो कांग्रेस में आ गए और वहां से भी विधायक बने, सांसद बने, और इस समय कांग्रेस में रहकर राजनीति कर रहे हैं। और हरीश मीणा की ही बात क्यों करें, 36 कौम की राजनीति करने की बात करने वाले सचिन पायलट की बात कर लेते हैं। सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में बहुत बातें होती है, तो बात यही कर लेते हैं कि जातिगत राजनीति, 36 कौम की राजनीति की कितनी भी बात करें, लेकिन सचिन पायलट का राजनीतिक पदार्पण इस तरह से हुआ कि उनकी सबसे पहली जो योग्यता थी उस समय वह योग्यता थी कि वे राजेश पायलट के पुत्र थे। और राजेश पायलट यानी कि पायलट नाम सचिन के साथ लगा हुआ था, और उन्हें विरासत में राजनीति मिल गई, दौसा की वह सीट मिल गई जहां से राजेश पायलट और उनकी पत्नी यानी कि सचिन पायलट की मां, वे भी सांसद बन चुकी थी। यानी कि उन्हें जातिगत और राजनीतिक रूप से पारिवारिक सीट मिल गई जो स्थापित थी उस परिवार के लिए। वहां से चुनाव जीते, उसके बाद अजमेर भी गए, वहां से भी सांसद बने, फिर अजमेर से चुनाव हारे भी। लेकिन दोनों ही संसदीय सीटों को लेकर स्पष्ट है कि वहां गुर्जर बाहुल्य मतदाताओं की संख्या थी। अब आप कहेंगे कि सिर्फ गुर्जर जीत का आधार नहीं होते, यह मैंने पहले भी कहा था कि पहले खुद की जाति का बाहुल्य नेता देखता है, उसके बाद देखता है कि साथ में कांग्रेस का या बीजेपी का या अन्य पार्टी जिससे वह चुनाव लड़ता है उसका परंपरागत वोट बैंक उस क्षेत्र में कितना है। तो सचिन पायलट ने भी देखा कि दौसा उनकी पारंपरिक सीट है, जब वहां आरक्षित हो गई वह सीट, तो अजमेर सीट ढूंढी जहां पर सबसे पहले गुर्जर बाहुल्य मतदाता और उसके बाद मुस्लिम जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर है, उसके बाद एससी का वोटर है, उसके बाद जाट वोटर है, यानी कि इनमें से बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जाता है। यही कारण है कि सचिन पायलट ने अजमेर संसदीय सीट चुनी दौसा छूटने के बाद में, और वहां से सांसद बने, और फिर अगला चुनाव वहां से हार गए। और विधानसभा की बात करें तो सचिन पायलट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई कि विधानसभा चुनाव वे किस सीट पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे। उन तमाम सीटों के नाम आप फिर याद कर लीजिए या उस समय की खबरों को उठाकर देख लीजिए, तब चर्चाओं में तमाम वे सीटें थी जहां गुर्जर बाहुल्य थे एरिया, या गुर्जर बाहुल्य वे सीटें हुआ करती थी, यानी खुद की जातियां थी। और लास्ट में जब सचिन पायलट ने जो सीट ढूंढी, वह ढूंढी बड़ी सुरक्षित सीट जो कांग्रेस के लिए हमेशा से परंपरागत रूप से बहुत मजबूत सीट हुआ करती थी। और आपको याद होगा
जिस टोंक से सचिन पायलट 2 बार विधायक बने हैं, वहां जकिया इनाम कांग्रेस के नाम पर एक नहीं कई बार जीत चुकी थी। और क्यों जीत चुकी थी कि वे सिर्फ मुस्लिम बहुल्य एरिया नहीं था, वह गुजर बहुल्य एरिया नहीं था, वह जाट बहुल्य एरिया नहीं था। तमाम जातियां होने के बावजूद जकिया इनाम ने वहां पर रहकर लोगों में जो पकड़ बनाई वह कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हुई। और जकिया जिनसे हारती थी, महावीर प्रसाद जैन जो भाजपा से जीतते थे, वे भी साधारण व्यक्तित्व थे। जैन समाज का टोंक में बहुत ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन महावीर प्रसाद जैन वहां से जीतते थे। यानी कि जाति के साथ उस समय आपकी अच्छाइयां आपको वोट दिलवाती थी। लेकिन सचिन पायलट जैसे बड़े नेता जो कहे जाते हैं, उन्होंने भी सुरक्षित रूप से, क्योंकि गुजर वोट टोंक में है, मुस्लिम वोट टोंक में है, और वह सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस के लिए मजबूत रही है, जैसा मैंने कहा है। इसके बावजूद जब पहला चुनाव लड़ा, सामने मुस्लिम कैंडिडेट था, तो सामान्य वर्ग के साथ में, चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट था, वह 50,000 से ज्यादा वोट ले यूनुस खान ले गया। इसके बावजूद सचिन पायलट 50,000 वोटों से ज्यादा अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन दूसरा चुनाव जब टोंक का आया, और पहला चुनाव जीतने के पीछे कारण यह भी था कि उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों को दिख रहा था, तो हर व्यक्ति टोंक जाकर प्रचार भी कर रहा था, कोशिश भी कर रहा था। जनता में भी यह था कि मुख्यमंत्री अगर हमारे क्षेत्र से हो तो बुराई क्या है। इसलिए 50,000 से ज्यादा के अंतर से सचिन पायलट की जीत हुई। लेकिन दूसरा चुनाव आया और अजीत मेहता जब सामने आए, तो सचिन पायलट की जीत का अंतर घटकर आधे से भी कम हो गया। यानी जातिगत अगर आधार नहीं हो, पार्टी का परंपरागत आधार नहीं हो, तो शिवचरण माथुर के सरपंच बनने नहीं बनने की बात नहीं है। हरीश मीणा और सचिन पायलट या सरदारपुरा से अशोक गहलोत भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये सच्चाई है कि जाति होना जरूरी है। इसके अलावा एक बात और आई सामने उसी समारोह में, और बात क्या थी कि नेता बनते ही गाड़ी आ जाती है, बंगले बड़े बड़े बन जाते हैं। यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को अगर मंच से हरीश मीणा ने बोला है, तो वे इस बात पर बधाई के पात्र भी हैं कि यह सच है कि अधिकांश लोग नेता बनने की कोशिश ही इसीलिए करते हैं कि आगे चलकर वे भी एक बड़ा स्टेटस बना सकें। अब वह दौर जा चुका है जिसमें शिवचरण माथुर जैसे लोग, जो ना सिर्फ अन्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में रहे, बल्कि विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्यपाल के पद तक भी पहुंचे। लेकिन आज के दौर में अगर किसी को नेता बनना है, और अगर वह किसी नेता का समर्थक है, नया नया राजनीति में आया है, तो उसे यह देख लेना चाहिए कि उसके पास खुद की जाति का बाहुल्य हो, उसकी जेब भारी हो, उसके पास बड़ी गाड़ी हो, और जिस नेता के वह चक्कर लगाता है उसे इन तमाम बातों का वह एहसास भी करा दे कि हां, उसके पास वह तमाम योग्यताएं हैं जो नेता को जरूरत है। क्योंकि आपको टिकट चाहिए तो आपको नेता के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, नेता को बड़ी गाड़ी में बिठाकर ले जाना पड़ेगा, उसे अपना बंगला दिखाना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर आप हवा का रुख भांपते हैं कि किस नेता की किस समय कितनी चलेगी और कौन सा नेता आपको जल्दी टिकट दिला पाएगा, अगर ये तमाम गुण आप में हैं, तो आप राजनीति में स्थापित हो सकते हैं। अन्यथा फिर नए लोगों के लिए राजनीति में बहुत सारे रास्ते नहीं बचते हैं। और फिर भी अगर आप किसी नेता के भरोसे राजनीति कर रहे हैं कि वह साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपको स्थापित करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। और ऐसी गलतफहमियां कई नेताओं के समर्थकों की कई बार खत्म होती देखी गई है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।